सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। ये सच्ची घटना भारत के यूपी स्थित योगी विद्य साईं का है। हम 7 भाई थे। हम 7 भाइयों पर एक बहन थी। यूँ तो दूर दूर के गांव तक हमारा नाम था 7 भाई और एक बहन का परिवार, जिससे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हमारे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी और हम सातों भाई बहन एक साथ ही रहते थे। इनमें से 2-3 भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां भी थीं। और मेरी बहन पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी और बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो हम सारे भाई उससे बहुत प्यार किया करते थे। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उस परिवार के हम बच्चे थे। अक्सर मेरी बहन घर में ही रहा करती थी और हम लोगों के लिए खाना वगैरह बनाया करती थी। हम सातों भाइयों में से मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। बाकी सभी करते थे, लेकिन मैं उन लोगों से थोड़ा अलग था। मुझे अपनी बहन बहुत प्यारी थी, मानो जैसे मैं उसको अपनी जान भी दे सकता था। मैं उसे बहुत प्यार करता था। यूं ही हम एक दिन गांव के बाहर दूसरे गांव में काम पर गए थे। अक्सर हमारा काम पेड़ कटाई का था। हम गांव गांव जाकर पेड़ों की कटाई किया करते थे और हमारा काम काफ़ी मशहूर भी था। हमें दूर दूर के गांव वाले भी जानते थे। एक दिन हम यूं ही सातों भाई अपने घर से बाहर थे और मेरी बहन का सबसे फेवरेट काम था खाना बनाना। वह खाना बहुत अच्छा बनाया करती थी, तो इसलिए वह खाना बना रही थी और खाना बनाने में उस दिन सब्जियों में साग बना रही थी। तो पहले तो साग को धोया जाता है और धोकर काटा जाता है। तो उस दिन उसने बहुत सारा साग काटा और साग काटते समय उसकी दरांती से हाथ कट गया, जिसकी वजह से वह बहुत घबरा गई और काफ़ी तेज़ खून बह रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। इधर उसको भाभीयों का भी डर सता रहा था। अगर भाभी देख लेगी तो उसको बहुत डांट पड़ेगी कि इतना सारा साग कैसे फेंका जाए और फिर कहाँ से सब्जी लाकर बनाया जाए। इस डर की वजह से उसने अपना सारा खून उसी साग में ही रहने दिया और साग को तो पहले से ही उसने धो रखा था। उसने फिर से सारा खून वाला साग के साथ ही उसने साग बना डाला। इधर साग बनाया, उधर उसके सातों भाई खाने के लिए तैयार थे। वे लोग खाना खाने बैठ गए। बैठते के साथ ही जब उन लोगों ने मुंह में पहला निवाला डाला तो आश्चर्य से वे अपने पत्नियों को और अपनी बहन को पुकारने लगे। कहा कि आज सब्जी किसने बनाई है। वह चारों वहां पहुंची और मेरे भाई ने कहा, आज सब्जी किसने बनाई है जो कि रोज़ से ज़्यादा स्वादिष्ट है। आज का खाना लग रहा है। और बार बार सब्जियां दोहरा दोहरा कर खाए जा रहे थे। इसका कारण बताओ तुम लोग। तभी वे चारों आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर बहन से सवाल कर ही डाला कि आज खाने में ऐसा क्या है जो रोज़ की तरह बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल अलग स्वाद है इसका और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हमें भी बताओ आज तुमने ऐसा क्या डाला है। सब्जी में इतना स्वाद लग रहा है और इसका क्या राज है। उस राज को हमें भी बताओ। पहले तो मेरी छोटी बहन काफ़ी घबराई हुई थी। फिर मेरी नज़र उसके हाथों पर गया, जिसे देखकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को। उसने कहा, कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा कट गया था साग काटते समय। दरांती से मेरा हाथ। बहन देख के सारे भाई चौकन्ने हो गए और उसे बारी बारी पूछने लगे कैसे कटा और क्यों कटा। उसको अपना प्यार और स्नेह दिखाने लगे। मेरी बहन भाइयों का प्यार और स्नेह देखकर अचानक से भावुक हो गई और सारी बात बता दिया कि भैया दरअसल बात यह है कि मेरा हाथ साग काटते समय कट गया, लेकिन मैं उस समय साग को फेंक नहीं पाई और सारा खून मेरे साग के अंदर ही गिर गया और आप लोगों को खाना खाने का टाइम भी हो रहा था, तो इस कारण मैंने उसको वैसे ही बना डाला। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे भाई भूखे रहें, तो मैंने इस वजह से वे साग वैसे ही बना डाला। इसलिए आज आप लोगों को खाने में स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। आप लोगों को वह खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मेरी छोटी बहन की बात को सुनकर मैं तो काफ़ी परेशान हो गया। उस खाने को ना मैं अंदर निगल पा रहा था और न बाहर फेंक पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्यों किया तुमने। और बाकी मेरे भाई वह तो काफ़ी खुश हो गए। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब मेरे भाइयों ने वह खाना सुनने के बाद और मगन होकर खाए।
मैं उन्हें देखकर ज़्यादा परेशान हो रहा था। आखिर वो कैसे इंसान हैं कि बहन का हाथ कट गया और वह खून उसमें गिर गया, तब भी वह लोग खाए जा रहे हैं। लेकिन मेरी छोटी बहन को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। उसका जैसे तैसे मैंने दवाइयों से उसके हाथ को ठीक किया। लेकिन मेरे 6 भाई के मन में अब इस तरह का लालच बढ़ गया कि जिसका खून इतना स्वादिष्ट है तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। और एक दिन वह दिन आ ही गया जब उन लोगों ने मुझे बुलाकर ये बात कह दी कि हम उसका मांस खाना चाहते हैं। जब उसका खून इतना स्वादिष्ट है तो भला उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उनकी ये बात सुनने के तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कैसे भाई हैं जो अपनी ही बहन को खाने के लिए प्लान बना रहे हैं। मैंने अपने भाइयों से काफ़ी लड़ाई भी की। मैं तुम लोगों को अपनी बहन कभी भी नहीं खाने दूंगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे मैं कभी नहीं मरने दूंगा। तुम्हें भोजन के लिए अब उस दिन के बाद से मेरे 6 भाई तरह तरह के प्लान बना रहे थे और मैं सारे प्लानों को नाकाम कर रहा था। पर एक दिन उन लोगों ने मुझसे छुपकर हमारे घर से दूर पेड़ों पर एक झोपड़ी बनाई। वह पेड़ काफ़ी ऊंचा था और वहां से मेरी बहन को तीर मारने के इरादे से कई दिन से उस झोपड़ी पर काम कर रहे थे। इस बार मैं बहुत बदनसीब था। मैं उन लोगों के इस प्लान को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर नीचे हमने कोई सब्जियाँ उगा रखी है, वे काफ़ी महंगे दामों पर बेची जाएंगी और इस बीज को अक्सर जंगली चिड़िया एक साथ मिलकर खा लेती हैं, जिसकी वजह से हमें पेड़ पर ये झोपड़ी बनाकर रख रखाव करनी होगी। मैं उन लोगों का ये इरादा बिल्कुल नहीं समझ पाया। ये झोपड़ी ये लोग सिर्फ मेरी बहन को तीर मारने के लिए बनाई जा रही है और मुझे उस झोपड़ी पर चढ़ने भी नहीं दिया गया। मुझे सिर्फ नीचे का काम ही दिया गया कि तुम्हें लकड़ियाँ लानी हैं और हमें दिन रात यहीं खेतों पर ही रहना पड़ेगा और तुम नीचे का ही काम संभालोगे। मेरे भाइयों को मेरे प्रेम के बारे में पता था कि ये कभी हमारे प्लान को कामयाब नहीं होने देगा, जिसकी वजह से अब की बार उन लोगों ने ऐसा निर्णय किया जिससे मैं बिल्कुल बचाने में नाकाम रहा। और उस झोपड़ी पर से फिर उन लोगों ने एक तीर प्रतियोगिता रखा, जिस प्रतियोगिता में करना ये था कि झोपड़ी के ऊपर से चढ़कर हमारे घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ पर मारेगा। वह विजेता कहलाएगा और हमारा घर काफ़ी दूरी पर था और मैं ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरी बहन को आज इन लोगों ने धोखे से नीम की डाली तोड़ने के लिए कहा था कि हमें खेतों में चाहिए, तुम हमें नीम की डाली तोड़ कर लाओगी जिससे हम सुबह दातून करेंगे। मेरी बहन हम सातों भाइयों से बहुत प्यार करती थी और इस बारे में उसको ज़रा भी खबर नहीं थी कि आज मेरी जान जाने वाली है। मुझे भी इस बात की ज़रा भी भनक नहीं हुई और अब प्रतियोगिता शुरू हो गई। उस प्रतियोगिता को देखकर मेरा दिल भी मचल उठा। मैंने भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाह रहा था। तभी मैंने भाइयों से कहा कि मुझे भी इस प्रतियोगिता में शामिल कर लो। सब ने बारी बारी तीर मारा, किसी का तीर मेरी बहन को नहीं लगा और मैं बदनसीब, जब मेरा टाइम आया तीर मारने को तो मेरी बहन नीम की डाली तक पहुंच गई और उसे वह तीर लग गई और मेरी बहन की चीख सब भाइयों तक सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं तो बेहोश हो गया। और मैं इतना बदनसीब कि मेरी ही तीर से मेरी बहन मारी गई। अब तो मुझे होश भी नहीं रहा। मैं अपनी बहन को देखकर बेहाल हो गया। मेरे बेहालीपन का फ़ायदा मेरे भाइयों ने उठाया और उसकी लाश को घर से उठाकर झोपड़ी तक लाया गया और उसे काटना शुरू कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं दौड़ पड़ा और उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने मुझे शर्त रख दी कि ठीक है, हम इसका मांस नहीं काटेंगे, तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें जंगल से लकड़ी लेकर आनी होगी और इस रस्सी से बांध कर लानी है। जब मैंने रस्सी को देखा तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया कि वह रस्सी तो केवल एक बिलांद की थी और लकड़ियां तो मुझे ढेर सारी लानी थी। तो ये कैसे हो पाता? ये लोग तो गलत हैं, मैं कैसे लेकर आ पाऊँगा? फिर भाई कहने लगे ठीक है, फिर हम उसका मांस ज़रूर काटेंगे और खाएंगे। मैं बहुत मजबूर था। मैं बोला ठीक है, मैं जाता हूँ और लेकर आऊँगा। मेरी बहन को तुम लोग छूना नहीं। आखिर मैं क्या करता? मैं तो अकेला था और वे 6 लोग थे। मैं उनसे डर भी रहा था। तो मैं निकल पड़ा। मायूस होकर लकड़ी लेने जंगल में पहुँचा।
मैं बहुत रो रहा था और मुझे बहुत पश्चाताप भी हो रहा था कि मेरे कारण मेरे भाइयों का आज मेरी बहन भोजन बनेगी, कि मेरी हाथों से मेरी बहन का खून हो गया है और मेरे भाई उसे खाने जा रहे हैं। मैं क्या करूं प्रभु। उसी टाइम मुझे सामने एक झोपड़ियों में ढेर सारी लकड़ियों में लिपटी हुई सांप दिखी। मैं उस सांप के सामने जाकर अपना सारा दुख सुनाया और मैं बहुत रो पड़ा। प्रभु, अब आप ही हैं मेरी बहन को बचाने वाले। मुझे उस झोपड़ियों से आवाज़ आई, फिर देर किस बात की है, लकड़ियाँ उठाओ और अपने भाई के पास लेकर जाओ। मैं अपनी बहन के प्यार में अंधा, मैंने वह लकड़ियाँ उठाई और अपने भाई के पास लेकर चला गया। लेकिन इस बीच काफ़ी समय लग गया, जिसकी वजह से वे लोग मेरी बहन को काटने में कामयाब हो गए। पर उस सांप देवता ने मेरी बहुत मदद की और वे लकड़ियाँ जब मैं लाया तो मेरे भाई बिल्कुल आश्चर्य हो गए। ये कैसे किया? इतनी सारी लकड़ियाँ तुमने कैसे लाए इतनी छोटी सी रस्सी में? सच मानो तो वे लोग काफ़ी डर गए थे, लेकिन वे अपने इस बात पर अटल रहे कि हमने अपनी बहन की मांस खानी है तो खानी है। फिर उन लोगों ने मेरे सामने एक और शर्त रख दी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। अब की बार उन लोगों ने कहा कि तुझे मटके में पानी लेकर आना है, लेकिन उस मटके में जगह जगह छेद थे, तो भला पानी कैसे मैं उन लोगों तक ला पाता। अब मैं उन लोगों से रो कर विनती करने लगा कि रोक लो अपने हाथ और भगवान से डरो। मेरी बहन का मांस न खाओ, मुझे अंतिम संस्कार करने दो, मुझे अपने पापों की प्रायश्चित करने दो। लेकिन वे लोग कहाँ मानने वाले थे। वे तो दानव और राक्षस बन चुके थे। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उन्होंने तो बस उसकी मांस खानी थी तो खानी थी। मैं क्या करता। मैं तो बहुत लाचार था। आखिरकार उन लोगों कि ये वाली शर्त भी मानने को तैयार हो गया। उन लोगों ने कहा, ठीक है, तुम पानी लेकर आओगे तो हम इसका मांस नहीं पकाएंगे। मैं क्या करता। मैं रोता पीटता वह मटकी लेकर चल पड़ा और एक कुएं के पास जाकर खड़ा हुआ। मैं बहुत रोया कुएं के पास, हे गंगा मैया, तू मेरी बहन को बचा ले और उन पापियों का सर्वनाश करो। मेरी बहन को बचा लो और मुझे अपनी बहन का अंतिम संस्कार का मौका दो। कुएं से आवाज़ आई, बेटा पानी भर तो ले। मैं रोए जा रहा था और मटकी में पानी भर लिया, लेकिन मटकी को देखा तो पानी नहीं गिर रहा था। फिर मैं मटके को अंदर से देखने लगा तो देखा उसमें मेंढक और केकड़े चिपके हुए थे, जिसकी वजह से मेरे मटके से पानी बाहर नहीं निकल रहा था और मैं पानी लाने में कामयाब रहा और पानी लेकर पहुंचा। इस बार भी मेरे भाई देखकर बिल्कुल चौंक पड़े, ये कैसे हुआ। पर इस बार भी मैं काफ़ी लेट हो गया और यहाँ मांस बनकर तैयार हो गया था। अब मैं कुछ भी नहीं कर सका था। जब उन लोगों का भोजन का टाइम हुआ, वे लोग भोजन करने बैठे और मुझे भी थाली में भोजन परोसा गया, जिसमें मेरी ही बहन का मांस था। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं तुम लोगों के साथ बैठकर नहीं खाऊंगा, उस मटकी के पास बैठकर खाना खाऊंगा जिस मटकी में मैं पानी भर के लाया था। उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जाकर जहाँ मर्जी खा सकते हो। मैं अपनी प्लेट लेकर काफ़ी दूर चला आया। वे लोग हड्डियाँ चबा चबा कर बहुत खुशी से खा रहे थे। मैं अपनी प्लेट लेकर दूर बैठा, उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी खा रहा हूँ। और खाने की आवाज़ वहाँ मेंढक और केकड़ों ने निकाली थी, जिसे मैं खुद आश्चर्य था कि ये आवाज़ इन लोगों ने कैसे निकाली। खैर, जब रात हो गई, सब सोने चले गए, मेरे दिल में बहुत बेचैनी थी और मैं तड़प रहा था। रात के मैं 2 बजे उठा और उसकी हड्डियों को चुनने लगा और अपनी प्लेट वाला सारा मांस और जो उनके पास बचा हुआ था वह सारा मांस मैंने उठाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। और वहाँ मैंने अंदर अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया और बहुत रोया और अपने पापों की प्रायश्चित की। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। जहाँ मैंने अपनी बहन की अंतिम संस्कार किया था, आज वहाँ पर एक बांसों का झुंड खड़ा हो गया और अब सभी भाई अपना अलग अलग हो गए और अलग अलग रहते थे। उनकी अलग अलग फैमिली थी। एक दिन उसी बांस के पास से एक भिखारी गुजर रहा था और वह बांसुरी बनाकर गांव गांव भीख मांगता था। उसने मेरी बहन के अंतिम संस्कार वाली जगह से बांस काटा और बांसुरी बनाई और भीख मांगने गांव की तरफ निकल पड़ा। लेकिन गलती से वह उन्हीं के घर पहुंचा जहां मेरे भाइयों का घर था।
जब उस भिखारी ने उस बांसुरी से वहाँ बीन बजाई तो वह धुन अलग ही निकलने लगा, जिससे वह छेओ भाई को डर लग रहा था। वह बाहर आए, उस भिखारी को काफ़ी मारा पीटा, जिसकी वजह से वह डर के मारे मेरे घर में आकर छुप गया। मेरा घर उन लोगों से काफ़ी दूरी पर था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें ये लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर वह रोने लगा, बोला क्या बताऊं भाई, मैंने जंगल से बांसुरी के लिए लकड़ी काटी, लेकिन हर गांव में बजाया, लेकिन अच्छा बज रहा था। जब यहाँ बजाया तो इस बांसुरी की धुन बिल्कुल अलग निकल रही थी, जिससे वे लोग काफ़ी डर गए और उनके बच्चे भी रोने चिल्लाने लगे। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस बांसुरी में ऐसा क्या है। अब उसने जो बात बताई मैं समझ गया था कि ये तो वही बांसुरी है जहाँ पर मैंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया था। मैंने उससे विनती की, भाई तुम यहाँ ये बांसुरी बजा सकते हो। फिर वह डरते डरते उस बांसुरी को बजाने लगा। जब बजाया तो उसमें से ऐसी धुन निकली जिसे मैं रो पड़ा। ये धुन ऐसी थी कि ये मेरे छोटे भाई का घर है, बजा रे बांसुरी जब तक बजा सके। और यही धुन जब वहाँ बजा रहा था तो निकल रहा था कि ना बाजे रे बांसुरी ये मेरे दुश्मन का घर है, ना बाजे रे बांसुरी ये मेरे दुश्मन का घर है। मैं उसकी बांसुरी लेकर उसे लिपट कर रोने लगा और उस भिखारी को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ और खाना खाओ, तब अपने घर चले जाना। वह काफ़ी डरा हुआ था। रात मेरे घर ही गुजारी और सुबह होते वह घर से निकल गया, लेकिन वह जल्दीबाजी में अपनी बांसुरी मेरे घर ही भूल गया। मैंने वह बांसुरी संभाल कर अपने भगवान की मूर्ति के पास रख दिया। और मैंने अभी तक शादी नहीं की थी, तो मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करा करता था। सुबह सवेरे नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता था। लेकिन अब एक अजीब घटना मेरे साथ रोज़ घटने लगा। अब मैं काम पर जाता तो मेरे पीछे से मेरे घर में मेरे कपड़े धुले मिलते और मेरे बर्तन धुले मिलते, मुझे खाना बना मिलता। मैं जब आता तो आश्चर्य हो जाता, ये सब कौन करके जाता है। मैं अपने बाबा जी से पूछने गया तो बोले, बेटा तुम्हारे घर में कोई शक्ति रहती है जो तुम्हारा ये सब मदद कर रही है। कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, ये तो तुमसे बेहद प्यार करती है। और बच्चे, ये तो तुम्हारा खून है। मैं बाबा जी की बात थोड़ी थोड़ी समझ रहा था, क्योंकि जब से वह बांसुरी आई थी मेरे घर में, जब से ही ये सब हो रहा था। एक दिन मैं अचानक उस राज को जानने के लिए अपने घर में ही छुप गया। मैंने जो देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। उस बांसुरी से एक मक्खी बाहर निकली और वह मक्खी बाहर निकलते ही एक लड़की का रूप धारण कर लिया और उसने मेरा सारा घर का काम किया, मेरे कपड़े धोए, मेरा खाना बनाए और मेरी तस्वीर के आगे घंटों निहारती रही। मैं समझ गया ये कोई और नहीं, मेरी बहन ही है। और मैंने जाकर वह झट से बांसुरी तोड़ दी। अब उसमें वह समा नहीं पाएगी, वह अपने रूप में ही रहेगी। और उस दिन के बाद से हम दोनों भाई बहन मिल गए और साथ में घर में रहने लगे। इस गांव की सच्ची घटना है। इसे लोग अब पूजा स्थल बना रखा है। लोग काफ़ी दूर दूर से पूजा करने आते हैं। यहाँ पर हम सातों भाई की समाधि है और मेरी प्यारी बहन रुक्मणी की भी समाधि है। मैंने मेरी बहन के आने के बाद मैंने शादी कर ली, मेरा वंश चला और मेरे भाई सारे एक बड़े भूकंप का शिकार हो गए। उनमें से एक भी फैमिली नहीं बचा, वह सारे ही मर गए और मेरी वंश चलती रही मेरे गांव में। आज मेरी 20वीं पीढ़ी रहती है और उन लोगों ने इस घटना को यादगार के तौर पर पूजा स्थल बना दिया है और काफ़ी दूर दूर के लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को देखना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। ये यूपी में स्थित बलिया ज़िले के साइड में पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।